नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के गणित और विज्ञान पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित और विज्ञान पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख तीसरी वीडियो है। अगर आप गणित और विज्ञान के साथ साथ अपर प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा का वातावरण अधिगमकर्ताओं की गणित की चिंता को दूर करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वातावरण खुशनुमा होगा गणित की कक्षा का तो बच्चे चिंता नहीं करेंगे या फिर गणित से भय उनमें उत्पन्न नहीं होगा, अगर माहौल खुशनुमा है तो। ठीक है, यही बोला गया है। आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर स्थिति गणित कक्षा को डर और चिंता से मुक्त करने का सूचक है। यानी वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसमें बच्चे हंसी खुशी कक्षा में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि चिंता उनसे मुक्त होंगे तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। दिया गया है पहला, ज्यादातर विद्यार्थियों में गणित में अनुत्तीर्ण होने की अनुभूति। अब बच्चे में ये डर है कि मैं गणित में फेल हो सकता हूं, तो ये जाहिर सी बात है डर और चिंता से मुक्त नहीं है, बल्कि चिंता और डर युक्त है। हमसे मुक्त करने की बात की गई थी, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बच्चे में डर बना हुआ है। दूसरा देखिए, परिणाम आधारित आकलन, जिसका उद्देश्य सही उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणी क्रम करना है। देखिए, रिजल्ट के आधार पर बच्चों को श्रेणी में बांटना या फिर नंबरिंग करना कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, या फिर नामीकरण करना, ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा देखिए, बच्चों द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करना और हल करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को गणित उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। क्योंकि बच्चा अगर प्राइमरी में भी आ रहा है तो कम से कम वो दुकान पर टॉफी खरीदने कभी ना कभी गया होगा, तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइए। बच्चे को अगर जोड़ भी सिखाना है, 2 + 3 बताना है, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि कल आपने दुकान से 2 टॉफी खरीदी और आज आपने 3 टॉफी खरीदी, तो अब टोटल आपके पास कितनी टॉफी है। तो बच्चे के परिवेश से जुड़ गया, बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ गया, तो इसको बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा और इसको हल करने में भी उसको गणित में भय उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गणित में भय उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ था, यानी ये डर और चिंता मुक्त होगा। ठीक है। चौथा देखिए, कक्षा में अध्यापक का प्रत्येक बच्चे के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना। बिल्कुल सही बात है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे और टीचर दोनों मिल करके कार्य करते हैं तो उनका जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे भी सक्रिय हैं और टीचर भी सक्रिय है। ठीक है, इसी की बात कर रहा था, तो ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जब बच्चे सक्रिय रहते हैं तो उसमें प्रश्न भी पूछ रहे होते हैं, इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं, अपने अनुभव को भी शेयर कर रहे होते हैं, तो इससे उनमें गणित का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि सी और डी वाला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए, दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, सी और डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। इकाई योजना क्या होता है, यानी कि यूनिट प्लान की बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके 9th 10th में क्या होता था कि एक यूनिट के अंतर्गत कई चैप्टर्स होते थे, या फिर इसी प्रकार से आप लोग हायर क्लासेस में भी देखते होंगे कि एक मेन यूनिट होता है जो थीम होता है और उसके अंदर कई चैप्टर्स होते हैं, और टीचर क्या कर रहा होता है कि उन सभी चैप्टर्स को एक क्रम में नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चे उससे कोरिलेट करके समझ पाएंगे, उसको एक जगह व्यवस्थित करके टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और जो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है उसी यूनिट में वो उसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया जाता है। यानी कि ये जो प्लानिंग की जाती है कि चैप्टर्स किस क्रम में पढ़ाए जाएंगे, इसी को हम लोग यूनिट प्लानिंग कहते हैं या फिर इकाई योजना कहते हैं। तो इसका क्या लाभ नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि ये जो यूनिट प्लानिंग होगी वो टीचर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको किस क्रम में चैप्टर्स को पढ़ाना है वो टीचर डिसाइड करता है, यानी ये प्लानिंग टीचर से जुड़ी हुई है, बच्चों से छात्र से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। संसाधन यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि किस क्रम में बच्चे सीखेंगे उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये व्यवस्थित करने में मदद करता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को संतुलित जोड़ देने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि एक टॉपिक से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट
पर आधारित अगर अगला कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको एक क्रम में टीचर पढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो यही तो बोला जा रहा है कि कॉन्सेप्ट यानी क्या, विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलन करने की बात की जा रही है। तो यह भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। तीसरा देखिए, यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। एक अनुक्रम में यानी एक क्रम में चैप्टर्स पढ़ाने की बात की जाती है और व्यवस्थित ढंग से पढ़ाए जाने की बात की जाती है यूनिट प्लानिंग में। तो यह भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है, यानी कि मैनेज करने में मदद करता है। तो ये मैं पहले ही आपको बोला था कि ये छात्रों से जुड़ा हुआ नहीं होता है यूनिट प्लानिंग, ये टीचर से जुड़ा हुआ था। ये निगेटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि ये टीचर से जुड़ा हुआ होता है यूनिट प्लानिंग। इस वजह से निगेटिव होने की वजह से यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की गणित में अवधारणात्मक त्रुटि को रोकने के लिए आप निम्न में से कौन सा उपाय करेंगे? अवधारणात्मक त्रुटि यानी बच्चों के द्वारा जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गलतियां की जा रही हैं उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अवधारणाओं के अधिगम के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के अनुभव से जुड़ा हुआ और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसमें सहज होगा, कंफर्टेबल होगा सीखने में, और वो अवधारणात्मक त्रुटि नहीं करेगा या फिर कम कर देगा धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके समझ पा रहा होगा। व्यवहारिक अनुभव यानी कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की जा रही है, और एनसीएफ भी बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, एक समृद्ध गणित वातावरण प्रदान करेंगे जो कि अवधारणा की गणित गहरी समझ की ओर लेकर के जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज हम लोग प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की बात करते हैं, यानी बच्चा अपने आसपास के वातावरण को देख करके भी सीख पाता है, और वही बात यहाँ गणित में भी अप्लाई की जा रही है। अगर हम लोग समृद्ध गणित वातावरण प्रदान कर दें, जैसे कि अगर बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं तो अगर उनके दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने हो जो कि बच्चे को मैथमेटिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए एक बिल्ली का चित्र बना हो और उसके आगे 1 लिखा हो, इसी प्रकार से 2 बिल्ली का चित्र बना हो और उसके आगे 2 लिखा हो, तो बच्चे में ये संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि बच्चे बिल्ली ये सभी चीजें अपने परिवेश में देखे हुए हैं। तो वहीं हमसे कहा जा रहा है कि एक समृद्ध गणित वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट ही पूरा मैथमेटिकल दे दिया गया है, तो निश्चित तौर पर ये बच्चे के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में मदद करेगा। यानी इससे बच्चे में अवधारणात्मक त्रुटि यानी बच्चे के कॉन्सेप्ट समझने में जो त्रुटियां हो रही थी, जो गलतियां हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होंगी। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, चर्चा के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करके। ये भी बात बिल्कुल सही है। खुले सिरे वाला प्रश्न कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, बच्चे को रटे रटाए प्रश्न ना दिया जाए कि 2 + 3 बराबर कितना होगा, बल्कि ये बंद सिरे वाला प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा, अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का उत्तर सेम आएगा। तो कोई भी एक ऐसा प्रश्न जिसके सभी बच्चों के उत्तर समान आने की संभावना रहे तो वो हमेशा बंद सिरे वाला प्रश्न रहता है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें बच्चे से ये पूछा जाए कि 2 ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योग 30 हो, तो अब प्रत्येक बच्चा अपने अपने हिसाब से उत्तर निकाल रहा होगा। कोई बच्चा ये कहेगा कि 1 में अगर हम लोग 29 जोड़ दे तो भी 30 आएगा, कोई बच्चा कहेगा कि 2 में अगर हम लोग 28 जोड़ दे तो भी 30 आएगा, कोई बच्चा बोलेगा कि 10 में अगर 20 जोड़ दे तो भी 30 आएगा। यानी इसके अनंत उत्तर होने संभव है, क्योंकि अगर हम लोग भिन्न भी ले लें और दशमलव को भी ले लें तो अनंत उत्तर आने की संभावना है। ठीक है, यहां पर केवल पूर्णांक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर भिन्नों को भी ले लें तो अनंत उत्तर आने की संभावना है, और इस वजह से यह खुले सिरे वाला प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है, जब खुले सिरे वाला प्रश्न बच्चे को दिया जाता है तो इसमें बच्चे के थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई होती है, और बच्चा जितना चिंतन करेगा उतना ही अधिगम अर्थपूर्ण होता है, और जब अधिगम अर्थपूर्ण होगा तो उसकी त्रुटि भी धीरे धीरे कम होगी। तो यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, कैलकुलेटर के उपयोग को बढ़ावा देना। अब जब बच्चे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो किस प्रकार से जोड़ना है या फिर किस प्रकार से मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करना है, वो उस अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे 2 + 3 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? या तो अपनी उंगलियों पर जोड़ रहे होते हैं, या तो पहले 2 लाइन खींचते हैं, एक दूसरी जगह 3 लाइन खींचते हैं, और इस 2 लाइन को इस 3 लाइन में ला करके मिला देते हैं, यानी कि यहां से इसको हटा देते हैं और यहां पर 2 लाइन और खींच देते हैं। अब बच्चे इसको गिन रहे होते हैं 1 2 3 4 5। अब बच्चा समझ पाता है कि हाँ 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब डायरेक्टली अगर बच्चा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेगा तो ये प्रोसेस थोड़ी वो जान रहा है, या फिर उंगली पर गिनने वाला अवधारणा थोड़ी जानेगा। तो ये बच्चे की अवधारणात्मक जो समझ है उसको कम करेगा, और बच्चे बेसिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब अवधारणा ही क्लियर नहीं है तो बच्चे त्रुटि करेंगे, और हमसे पूछा गया था त्रुटि को रोकना है, और इससे बच्चे त्रुटि करेंगे। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना? A, B और C हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं।
दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में ए बी सी की बात की गई, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के स्मरण उत्सव पर हाल ही में सीबीएसई द्वारा स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की गई। गणित का मतलब क्या है? एक वर्ड है जो कि सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया था, गणित एक योजना जारी की गई थी। तो इस गणित का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी, यानी कि गणित के संदर्भ में एनसीएफ 2005 क्या पैरवी करता है, क्या सुझाव देता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संदर्भ आधारित गणित समस्याओं को हल करने के लिए अभिसारी चिंतन का उपयोग करें। अभिसारी चिंतन निगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि बच्चे को बांध दिया गया, बाउंड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि आप एक ही विधि का प्रयोग करें। क्योंकि अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है कि बच्चे एक ही विधि का केवल प्रयोग कर रहे हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के संदर्भ में, तो इससे बच्चे क्रिएटिव नहीं बनेंगे। हमारा उत्तर नहीं होगा। अपसारी चिंतन अगर रहता तो वो क्रिएटिव की तरफ इशारा करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, इस वजह से अपसारी पॉजिटिव होता है, लेकिन अभिसारी हमेशा निगेटिव होता है, इस वजह से गलत हो गया विकल्प। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु सूत्रों को याद करें। देखिए रटना याद करना तो वैसे भी निगेटिव है, और सूत्र भी जहां पर आ जाए वो भी निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सूत्र को डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के संदर्भ में, इससे अवधारणात्मक समझ नहीं बन पाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि एक आयत है तो इसके आयत का परिमाप क्या होगा, तो आपने सूत्र बचपन से रटा है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन इसका आया कहाँ से ये आपको नहीं पता है, ये आता कहाँ से है। तो ये अगर आपको अवधारणा क्लियर नहीं है और अगर डायरेक्टली आप केवल सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो यानी कि आप चीज़ों को रटे हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। किसी भी चीज़ का जो परिमाप होता है वो उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। देखिए यहाँ पर 2 बार लंबाई आता है, 2 बार चौड़ाई आता है। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l + 2b आएगा, यानी 2 बार लंबाई, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये, और एक चौड़ाई ये, एक चौड़ाई ये, यानी 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई मिल करके फिर 2 कॉमन लेते हैं तो ये l + b आता है। यानी अवधारणा आप नहीं समझ पा रहे हैं, केवल डायरेक्टली अगर सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से सूत्र भी निगेटिव है और याद करना भी निगेटिव है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 पूरा निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए गणित को स्कूली जीवन में एक भाग के रूप में समझें, तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गणित केवल स्कूल जीवन में यानी स्कूल टाइम में एक केवल सब्जेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि गणित का जो उच्चतम उद्देश्य है वो अपने दैनिक जीवन में बच्चे गणितीयकरण कर पाए, अपने सोच में मैथमेटिकली वो सोच पाए, और ये केवल कहा जा रहा है विकल्प में कि बच्चे केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर देखें, वो भी स्कूल के जीवन में, स्कूल के बाहर निकलते ही गणित का कोई रोल नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए गणित को अपने जीवन के अनुभवों का एक भाग के रूप में समझे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे के चिंतन में गणित आ जाना चाहिए, यानी गणितीकरण करने की बात करता है। और चिंतन में गणित कब आएगा? जब बच्चे अपने अनुभव में जो उनका दैनिक जीवन है उसमें जो अनुभव कर रहे हैं उसमें गणितीकरण कर पाएंगे, यानी दैनिक जीवन से जुड़ने की बात कर रहा था। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। सिवाय कहने का मतलब कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, बिल्कुल सही बात है। क्यों सामाजिक उद्यम कहा जाता है विज्ञान को? क्योंकि देखिए हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें विज्ञान की झलक होती है। जैसे कि देखिए सुबह उठ करके हम लोग शौच करने के बाद से अपने हाथों को साबुन से धो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि गंदगी अगर हमारे हाथों के माध्यम से पेट में चली जाए या फिर नाखून में गंदगी फंसने की वजह से पेट में चली जाए तो हमें 50 तरीके की बीमारी हो सकती है। हमने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग किया, यानी समाज में रहते हुए इसका प्रयोग किया, किसका? विज्ञान का। इसीलिए विज्ञान को सामाजिक उद्यम कहा जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए विज्ञान का ज्ञान एक विस्तृत होता भंडार है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जो चीज़ें पहले विज्ञान में इन्वेंशन की गई, खोजी गई, अब अगर उसमें कुछ नया खोज हो गया तो जाहिर सी बात है उसका जो क्षेत्र था वो पहले से ज़्यादा विस्तृत हो गया। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। चौथा देखिए विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का खोज हो रहा है, जिस प्रकार से साइंस डेवलप कर रही है, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है? हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है।
लगातार परिवर्तन होना ये साइंस की ही देन है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है। मूल्य रहित हमेशा निगेटिव बोला जा रहा है विज्ञान के संदर्भ में, तो इस वजह से ये निगेटिव था और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चलता है कि उनकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है और इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पढ़ पाने में अक्षमता की बात की जा रही है, यानी कि पढ़ने में अक्षमता, यानी कि डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है वह सीखे। तो बच्चा पढ़ने में अक्षमता महसूस कर रहा है, यानी कि वो मान लीजिए बी है और डी है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, तो बच्चा इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। तो यही तो बच्चे की समस्या है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है और आप बच्चे को बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है वो सीखे। तो वो जब पढ़ ही नहीं पा रहा है तो वो सीखेगा कैसे? उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप उसी को बोल दे रहे हैं कि आप सीखो कि कैसे पढ़ना है। तो बच्चा तो वैसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो केवल कह देने मात्र से थोड़ी सीख पाएगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अभिभावकों को समस्या के बारे में सूचित करना चाहिए। तारे जमीन में मूवी में आपने देखा था कि उसके जो पिता थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उसके पिता को उसकी समस्या के बारे में पता था, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल पा रहा था। क्योंकि वो अभिभावक को सूचित करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को टैकल करना इंपॉर्टेंट है, जो कि एज ए टीचर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है तो आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बच्चा सीखने के लिए उत्सुक है। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, यानी बच्चे हर चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। अगर उसको सही इन्वायरमेंट दिया जाए तो अभिभावकों को सूचित करने से कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक उसके प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यह भी विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विशेष शिक्षक को सूचित करना चाहिए। विशेष शिक्षक ये समावेशी कक्षा का उल्लंघन है। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि बच्चे में किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो या फिर अधिगम विकार हो, एक ही कक्षा में एक ही टीचर के माध्यम से सभी बच्चों को पढ़ाया जाना है। अगर विशेष शिक्षक की बात होती तो यहां पर बच्चे से अलगाव किया जा रहा है कि आपको अलग टीचर पढ़ाएगा और दूसरे बच्चे को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। तो यह विकल्प समावेशी कक्षा का उल्लंघन है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, कहानियों और विज्ञान के साहित्यों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पहले बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? कहानी और साहित्य के बारे में जब बच्चे को बताया जाएगा, जब धीरे धीरे बच्चे रुचि लेने लगेंगे तब वो चीज़ों में इन दोनों चीज़ों में अंतर कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा था कि मूवी में जब बच्चे का धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा तब वो धीरे धीरे चीज़ों को नॉर्मल होने लगा और चीज़ों के बारे में समझने लगा। यानी कि बच्चे की रुचि उत्पन्न करना है, और जब भी बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी तब वो चीज़ों को सीखने के लिए इंटरनली मोटिवेट होगा। और कहानी और साहित्य क्या करते हैं? बच्चे में रुचि उत्पन्न करते हैं। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए? यानी कि क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा है। बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? देखिए, बस पाठ्य पुस्तक तक क्रियाकलाप को सीमित नहीं रखना है कि बच्चे के पाठ्य पुस्तक में, किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं केवल उसका उत्तर निकाले। क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करे। यानी कि केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना कि किताब के प्रश्न का ही केवल उत्तर दे पाए बच्चा, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स सोच पाए, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, इसके लिए उसको तैयार करना है। तो किताब तक ये सीमित करने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव है। दूसरा देखिए, सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बालक को अगर ऐसा क्रियाकलाप होगा जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे की सहभागिता होगी, सभी बच्चे की एक तरीके से इक्विटी होगी, यानी कि सभी बच्चे को बराबर मौका मिल रहा है। तो ये एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी कक्षा इसी का समर्थन करते हैं कि बिना किसी के भेदभाव के सभी बच्चे को एक नज़रिए से देखना है। और एक नज़रिए से कब हम लोग देख पाएंगे? जब सबकी संस्कृति पर आधारित गतिविधि कराएंगे या फिर सबकी संस्कृति से जुड़े हुए बच्चे को आकर्षित कर रहा होगा वो, जब यानी कि किसी से भी भेदभाव नहीं की जा रहा है, यानी कि ये समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से समर्थन है। तो ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, हमारा उत्तर होगा।
तीसरा देखिए, विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे विज्ञान में सीख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को अन्वेषण किया जाता है, खोज किया जाता है, ये इसकी संकल्पना है, इसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट है और इसको लागू करना चाहिए। किस प्रकार की गतिविधि होनी चाहिए, इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को लागू कर पाए, थिंकिंग को लागू कर पाए। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थी की सहायता कर रहा है। तो देखिए, जब भी प्रदर्शन की बात आ जाती है तो वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अच्छा अंक पाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नंबर पा करके वो बच्चा करेगा क्या? क्योंकि नंबर तो बच्चा रट करके भी पा जाएगा, लेकिन रटना अधिगम तो माना नहीं जाता है। क्योंकि हमारे प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसे हम लोग अधिगम बोल रहे होते हैं। अब रटना कहीं से भी प्रयास नहीं माना जाता है। रटना मशीनीकरण में आ चुका है और मशीनीकरण हमेशा निगेटिव बोला जाता है। ठीक है, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो, क्योंकि बच्चा जिंदगी भर स्कूल में नहीं रहेगा। जब अधिगम अर्थपूर्ण करके अपने व्यवहारिक जीवन में जाएगा तो वो चीज़ें जो विद्यालय में बच्चे ने सीखी है उसके व्यवहार में परिलक्षित होने चाहिए। ये होता है अधिगम का मेन उद्देश्य। ठीक है, तो प्रदर्शन के बारे में बोला जा रहा था, निगेटिव हो गया, यानी हमारा उत्तर क्या बना? बी और सी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अनुसंधेय है? अनुसंधेय यानी कि जिसे बच्चे अनुसंधान करके खोज रहे होंगे, वो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि अनुसंधान करने लायक है, खोजने लायक है, अन्वेषण करने लायक है। पहला दिया गया, मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों है? दूसरा देखिए, हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं? चौथा देखिए, किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है? तो सभी जो तीनों विकल्पों को मैंने हाईलाइट किया, उन तीनों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इन तीनों विकल्पों में बच्चों को खोज करने की आवश्यकता है, लेकिन बच्चा खुद करके नहीं सीख सकता। अब जैसे मान लीजिए प्रोटीन उच्च क्यों है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों पाया जाता है। इसी प्रकार से हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, तो इस वजह से हम लोग उम्र के साथ कमजोर हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी खोजना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। और इसी प्रकार से देखिए, चौथे की अगर मैं बात करूं, किस प्रकार के भोजन उपभोग करना एक जीवन मुक्त देगा, तो हेल्दी भोजन करना चाहिए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें बच्चा खुद सक्रिय होकर के कुछ खोज नहीं पा रहा है, कुछ अन्वेषण नहीं कर पा रहा है, कुछ अनुसंधान नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये तीनों विकल्प निगेटिव है, हमारे उत्तर नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 3 की, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, भोज्य पदार्थों के दिए गए नमूनों में से स्टार्च किसमें है? तो अब यहां पर नमूने दिए गए हैं, उनमें से बच्चा खुद करके किसमें स्टार्च है वो करके खोज रहा होगा। तो अब जैसे कि देखिए, साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो बच्चा खुद करके सीखता है। तो यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें बच्चा करके सीख पाएगा और अनुसंधान कर पाएगा। इस वजह से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, लकड़ी का कुंदा यानी टुकड़े की बात की जा रही है, जल पर तैरता है। और दूसरा दिया गया, लकड़ी का घनत्व जल से कम है। तो अब इनमें क्या है? देखिए, पहला जो है, हमने देख करके हम किसको देख सकते हैं कि जल पर एक, मान लीजिए ये जल है तो लकड़ी का एक टुकड़ा इस पर तैर रहा है। तो ये हम देख करके ऑब्जर्व करके इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हाँ, प्रेक्षण करके यानी देख करके ऑब्जर्व करके समझ पा रहे हैं कि लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है। और दूसरा दिया गया है कि लकड़ी का घनत्व जल से कम है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो किसी भी चीज़ का हम लोग देख करके केवल देखने मात्र से आयतन नहीं निकाल सकते और उसका द्रव्यमान देखने मात्र से नहीं निकाल सकते। तो यानी कि देखिए, घनत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जर्व करके हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैर रहा है, ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं देख करके। और घनत्व देख करके हम लोग नहीं बता सकते। यानी कि जो तैरना है, पानी पर जो तैरना है, ये ऑब्जर्वेशन है, और जो बी है ये इसका निष्कर्ष है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि ये पानी पर ये लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, और उसके बाद से ऑब्जर्वेशन करने के बाद से हमें एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जब लकड़ी का घनत्व जल से कम होगा तभी लकड़ी पानी पर तैर रहा है। यानी कि ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए प्रेक्षण है यानी ऑब्जर्वेशन है, और बी इसका निष्कर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी गणित और विज्ञान पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी
को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट दिसंबर 2021 अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।